इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दोनों मिलके एक ऑपरेशन करती हैं जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था दोस्तों कि सक्सेस होने के बाद पूरी दुनिया जानती है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी की मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KVI टेक पे। बात है 28 फरवरी 2026, दोपहर का वक्त था और तेहरान में सब कुछ मौसम साफ था और दोस्तों अचानक देखा गया कि आसमान में लगभग 200 से प्लस फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में आता तभी वहां से मिसाइलें और बम गिरना शुरू हुआ। 5 मंजिला इमारत, पूरा का पूरा 1 मिनट के अंदर वहां पे सब कुछ खत्म हो चुका था। थोड़ी देर में पता चला कि यहीं पे अली खमेनी की मौत हो जाती है। उनके साथ कई IRGC के गार्ड और मेन ऐसे नेता थे जो कि ज़रूरत पड़ने पे देश को संभाल सकते थे। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, ईरान की खुफिया एजेंसी, वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 एजेंसियाँ हैं, क्या उनको इस बात का खबर नहीं था? क्योंकि दोस्तों यदि इस बात का उनको पता चलता तो अली खमेनी उनके साथ आज के जिंदा होते। यह दोस्तों बात एक बार की नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने मोसाद के जरिए ईरान के कई ऐसे सीनियर साइंटिस्टों का डेथ कराया है। इजराइल के मोसाद ने ईरान के खुद शहर में अपना ऑफिस खुद ऐसा बनाया है कि किसी को कानों कान तक भनक नहीं है। इसी के जरिए आप देखेंगे तो ईरान के कई ऐसे साइंटिस्टों को मरवा दिया है जो कि परमाणु संपन्न बहुत पहले ईरान को बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है उस बिल्डिंग के नीचे बंकर बनाए गए थे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने तक लगभग 5 मिनट का समय लगता और यहाँ पे उनके पास 1 से 1.5 मिनट का मुश्किल से वक्त था। इतने ही समय में हमला इतना सटीक और बेजोड़ हुआ कि सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 100% US और इजराइल के एयरफोर्स ने सफलता पाई थी। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पे मुज्तबा खमेनी को एक्सेप्ट किया और अभी प्रेजेंट में वही है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ईरान भी जानता था कि हमारे ऊपर इजराइल और US ने मिलकर अटैक किया है, लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में उसने उन देशों पे अटैक करने के बजाय ऐसे 10 देशों पे अटैक किया जिन्होंने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि कितने देशों पे उसने अटैक किया और कितनी मिसाइलें मारी। UAE पे 165 मिसाइल और 541 प्लस ड्रोन, बहरान पे 125 मिसाइलें और 221 ड्रोन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, इजराइल, जॉर्डन, इराक, इन देशों पे कितने मिसाइलें चली आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये बात में सवाल आता है कि आखिर क्यों इन देशों पे अटैक किया। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कभी भी ईरान इन देशों पे अटैक नहीं किया, बल्कि अमेरिका की जो मिलिट्री है इन देशों पे अपना एयर बेस बना के रखी थी। यहाँ से वो सारे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं और जिस देश पे जब चाहते हैं हमला करा देते हैं। यही कारण है कि ईरान चाहता है इन सभी देशों से और कह भी रहा है कि आप अपनी मिलिट्री बेसिस जो आपने अपनी ज़मीन दी है अमेरिका को रहने के लिए, उसको आप हटा दीजिए और मिलिट्री को भी निकाल दीजिए। हम कभी भी आप पे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारा अच्छा रिश्ता बने और आगे भी रहे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो देश 10 देशों पे अटैक कर सकता है वो अकेले अभी तक अमेरिका पे एक भी हमला क्यों नहीं किया? इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात कि जो ईरान में जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी मारक क्षमता लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन अगर अमेरिका की दूरी देखी जाए नक्शे पे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी लगभग 10 से 11,000 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा तो कारण ये हो सकता है कि इसके पास मिसाइल ही नहीं है, इस वजह से अमेरिका पे डायरेक्ट हमला नहीं किया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों कि अमेरिका का खुला धमकी देना कि अगर ईरान ने कोई भी ऐसा अटैक किया अमेरिका के ऊपर तो उसको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे अभी तक देखा नहीं गया। इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि अमेरिका ने डायरेक्ट न्यूक्लियर वार की धमकी दी थी। यही कारण है कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ईरान की रणनीति को समझेंगे तो आखिर कोई भी, अगर ईरान के पास मिसाइलें होती भी 11,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली, फिर भी वो अमेरिका पे अटैक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका से सीधा टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं है। अभी
अमेरिका से सीधे टक्कर लेके उससे जीत पाना हमारे लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। और इसके बाद अगर आप समझेंगे तो ईरान जब भी अटैक करता तो हमेशा मिलिट्री पे ही या फिर आर्मी फोर्सेस पे ही अटैक करता, जो कि वही वो कर रहा है, चाहे अमेरिका के जमीन पे हो या फिर किसी और के जमीन पे अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हो, या लोग तो अमेरिका के ही है ना। यही कारण है कि जितना हानि वो इन देशों पे अटैक करके अमेरिका को पहुंचा रहा है, उतना हानि रियल टाइम में अमेरिका को अटैक करके पहुंचाना, अमेरिका पर अटैक करके पहुंचाना मुश्किल है। ये तो दोस्तों बात हो गई इन दोनों के वार के बीच की। अब बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स का क्या कनेक्शन है। दोस्तों आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर ईरान का इतना दबदबा किस लिए है? क्या चाहता है ईरान कि जितने भी वर्ल्ड के देश हैं उनमें इकोनॉमी की प्रॉब्लम आ जाए, सारे देश की इकोनॉमी चरमरा जाए? चलिए इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आपको बताते हैं कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। दोस्तों आप समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन एक ऐसा जलमार्ग है जहां से 90% क्रूड ऑयल हमारे किसी भी देश में, जितने भी पश्चिमी के देश हैं वहां, और इवन हमारे भारत तक भी इसी रास्ते से होकर के जहाज़ें आती हैं। हमारे लिए और आपके लिए एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल की व्यवस्था यही कराती हैं। पेट्रोल और डीजल इतना महत्वपूर्ण हो गया है किसी भी देश के लिए कि अगर इन दोनों पे अटैक किया जाए तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सुविधा ही समाप्त हो जाती है। और सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ की महंगाई क्या होगी, क्योंकि अगर आप एक किचन का छोटा सा भी सामान कहीं से मंगाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होके ही आता है, उसका चार्जेज लगेगा और बाकी इस तरीके से जोड़ते जोड़ते सामान बहुत महंगा हो जाएगा। और किसी भी देश के लिए महंगाई हमेशा उसको तोड़ने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों ईरान इस क्षेत्र को रोक करके रखा है और लगभग 15 दिन के आसपास युद्ध लड़ते हो गया है और यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ, कोई भी जहाज निकलने ही नहीं दे रहा है। जितने भी देश हैं गिने चुने, जैसे कि अभी जो हमारा शिवालिक एलपीजी गैस लेके आया था उसी रास्ते से, तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि ये हमने भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के जनता के लिए हम गैस की शिप को छोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने तो हमारा साथ नहीं दिया लेकिन वहाँ की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम ये एहसान उसके जनता पे कर रहे हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं कि भारत इतना कमज़ोर हो गया है कि वो ईरान से मदद मांग रहा है या उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि जो बात से सॉल्यूशन हो जाता है उसके लिए कभी भी युद्ध नहीं होता, उसके लिए कभी भी ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है। लेकिन न्यूट्रल रहना ये अपने आप में सही बात नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे न्यूट्रल रहिए, लेकिन जहाँ पे एक्शन का ज़रूरत है वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। आज जिस हिसाब से भारत कर रहा है, सभी देशों के साथ न्यूट्रल रह रहा है, अगर इन फ्यूचर इंडिया पे किसी भी प्रकार का हमला हुआ तो उसके साथ कोई खड़ा होने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसका उदाहरण हाल ही में लगभग जो 4 से 5 दिन जो पीओके के साथ युद्ध चला उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आप देखे होंगे कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए तुर्की पूरे वर्ल्ड में खुल्लम खुल्ला आया था और उसने बोला था कि हम पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे कई सारे ड्रोन्स भेजे थे, मिसाइल्स भी भेजी थी, लेकिन इंडिया के समर्थन में कोई देश नहीं आया था। यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समर्थन वाली बात है कि जितने भी हमारे दोस्त मित्र देश हैं उन पे कम से कम तो अपना ऐसा संबंध बनाया जाए कि मुसीबत पड़ने पे वो हमारा साथ दें। लेकिन अभी इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाल ही में ईरान की जो नौसेना आई थी हमारे यहाँ, वह मेहमान के रूप में आई थी, लेकिन अमेरिका ने लौटते समय उन पे अटैक करके डुबो दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश के कोई ऐसे बड़े नेता ने अपना संवेदनशील भी नहीं जताया उनके सामने कि इस हत्या से हमें बहुत ही दुख है। कम से कम इतना तो बोल देते कि इस हत्या से हमें दुख है, हम अपने दोस्तों को खो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सवाल और जवाब नहीं होता है। इसमें ईरान भी समझ जाता है और वो अभी इसमें सभी देश और हमारे जितने भी मीडिया हैं वहाँ पे भी ये दिखाया गया। लगभग जो मशहूर मीडिया हैं उन पे सब कुछ बताया गया। आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो वहाँ से भी आप समझ गए होंगे, तो इस बात पे इतनी जोर देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्या होगा अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ठीक इसी तरीके से महीनों तक बंद कर दिया जाए? तो लगभग हमारे देश में कुछ दिनों का रिजर्व ऑयल होता है जैसे, तो हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर महीनों तक यही स्थिति बनी रही तो कुछ भी संभव है। गैस का तो थोड़ा प्राइस बढ़ा है, इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल के भी प्राइस बढ़ जाएंगे। जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कमेंट में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा।
क्या वजह था कि इंडियन ओशन ने हमारे मित्र दोस्त की जहाज़ को मार गिराया और हमारे देश ने कुछ भी नहीं बोला? इसके पीछे की वजह क्या है? अमेरिका की जो एक हाल ही में फाइल रिलीज हुई है, मैं उसका नाम आपके सामने नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता है उस फाइल के वजह से क्या भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।